A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed the various important topic related to the company's account. So in this video, let's discuss the summary point related to the forfeiture and reissue of the share. Firstly, what is the meaning of the forfeiture and reissue of the share? You know very well. Sometimes shareholder fails to pay the allotment money or calls money. यानी कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर कॉल मनी या फिर अलॉटमेंट मनी देना भूल जाते हैं। इन दिस सिचुएशन शेयर होल्डर हैव अ ऑप्शन, शेयर होल्डर के पास एक ऑप्शन होता है कि उस शेयर को क्या कर सकता है, वो फॉरफीट कर सकता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर? समटाइम्स शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी। In this situation, company have an option to forfeit the shareholder of the who does not pay the call or allotment money. The second term is reissue of the share. What is the meaning of the reissue of share? After the forfeiture of the share, यानी शेयर को फॉरफीट करने के बाद। फॉरफीट क्यों किया हमने शेयर को? क्योंकि शेयर होल्डर ने टाइमली पेमेंट नहीं किया। किसका पेमेंट नहीं किया? अलॉटमेंट का नहीं किया। उसके बाद किसका नहीं किया? कॉल का नहीं किया। तो कंपनी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो शेयर को क्या कर सकता है, फॉरफीट कर सकता है। एंड फॉरफीट करने के बाद, जैसे मान लीजिए सपोज वो शेयर अलॉट किया गया था मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स ने शेयर का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने उस शेयर को क्या कर लिया? फर्स्टली फॉरफीट, एंड देयर आफ्टर उस शेयर को किसी और को रीइश्यू कर दिया, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। So this will be known as the reissue of the share. Reissue of the share means after the forfeiture of the share, full or part of the forfeited share, full or part of the forfeited share issued to the public. यानी कंपनी ने फॉरफिट किया 500 शेयर और कंपनी ने रीइश्यू कितना किया? 400, 300, 200 और 500। यानी अगर 500 का फॉरफिट किया, पूरा रीइश्यू कितना किया? 500। सो इट इज नोन एज द रीइश्यू ऑफ द ऑल द फॉरफिटेड शेयर। एंड जब 500 से कम शेयर इश्यू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रीइश्यू ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, यानी पूरा रीइश्यू नहीं किया गया। सो दिस विल बी नोन एज द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। एक बार इसकी जर्नल एंट्रीज को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज should be passed at the time of the forfeiture and reissue of the share. So please note down in your copy as well as please revise it. Firstly, when we are talking about the forfeiture of the share, okay, अभी आपने देखा what is the meaning of the forfeiture of share? Sometimes shareholder fail to pay the allotment or calls money. एप्लीकेशन कोई फॉरफिट नहीं, वो नहीं करता। अब इसका पूरा सीक्वेंस समझना, होता क्या है। कंपनी पहले क्या करती है? शेयर इशू करती है। जनरली दो तरह की कंपनीज शेयर इशू करती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने के लिए पब्लिक में शेयर इशू करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट जनरली करती है, यानी वो पब्लिक में शेयर इशू नहीं करती। इसीलिए आपको पता होगा द स्टेजेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी? फर्स्टली कंपनी अपॉइंट द प्रमोटर। सेकेंडली कंपनी क्या करती है? उसको रजिस्टर्ड कराती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड, रिसीव द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। एंड फोर्थ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिफ्थ, रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ये पूरे स्टेप्स हैं। तो देखो बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको अगर हम बोलें तो प्राइवेट कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी जो भी मार्केट में शेयर इशू करती है तो इशू करने के लिए उसे कम से कम क्या चाहिए? 90% चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने 100 शेयर पब्लिक में इशू किए तो कंपनी को कम से कम 90% शेयर क्या हो जाने चाहिए? उसके सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए, एंड इट विल बी नोन एज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि वो शेयर पब्लिक में इशू ही नहीं करता। वो शेयर किसको इशू करता है? प्राइवेट पर्संस को। सो इट विल बी नोन एज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब शेयर इशू हुआ तो जितने शेयर को, जितने बंदों को या जितने भी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट हुआ होगा, अब उनसे कंपनी क्या मांगेगी? अलॉटमेंट मनी। फिर क्या मांगेगी? कॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर पैसा दे दे। अगर सारे शेयर होल्डर पैसा दे देंगे तो फॉरफीचर का क्वेश्चन उठता ही नहीं है। क्वेश्चन कहां उठता है फॉरफीचर का? जब पैसा नहीं मिलता। जब पैसा नहीं मिलता तो कंपनी क्या करती है? उस शेयर को फॉरफीट करती है।
और जब फॉरफीट करती है तो दिस फॉरफीचर इज टोटली बेस्ड ऑन द इशू। ये फॉरफीचर किस पे डिपेंड करता है? इशू पे। और कितने तरह का इशू होता है? यू नो वेरी वेल, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द इशू। फर्स्ट, व्हेन शेयर आर issued at par. Second, when shares are issued at premium। यानी कि एक बात याद रखिएगा, जब भी फॉरफीचर करेंगे आप किसी भी शेयर का, तो सबसे पहले यू हैव टू टेक दिस कि शेयर किस पे इशू हुआ है, पार पे इशू हुआ है कि प्रीमियम पे इशू हुआ है। अगर पार पे शेयर इशू हुआ है और उसको फॉरफीट कर रहे हैं तो उसकी जन एंट्री क्या होगी, उसको नोट डाउन कर लो। व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, और उसको जब हम फॉरफीट करते हैं, सो द जन एंट्री इज शेयर कैपिटल टू share forfeiture to calls in arrear। ओके, और दूसरा क्या है? when share are issued at premium, यानी शेयर किस पे इशूड है? प्रीमियम पे। सो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होती है? इसमें आपको देखना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ। जब पार पे शेयर इशू है और उसको हम फॉरफीट कर रहे हैं, फॉरफीट का मतलब क्या? पैसा नहीं मिला, उसके शेयर को हम फॉरफीट कर रहे हैं, तो उसको एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। एंड लिसन केयरफुली, शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप मनी, जितना मांगा। फॉरफीचर के सामने क्या लिखेंगे? पेड अप मनी, जितना मिला। कॉल्स इन एरियर में क्या लिखेंगे? जितना नहीं मिला। दैट क्लियर? बट जब हम शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं, वो शेयर इशूड किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। तो इस सिचुएशन में हम दो चीजें देखते हैं। कितनी चीजें देखते हैं? द टू कंडीशन आर अप्लाइड व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम इन केस ऑफ द फॉरफीचर। यानी फॉरफीचर के केस में अगर हम किसी शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं, किस केस में? प्रीमियम के केस में अगर किसी शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं, तो सिचुएशन में देयर आर टू कंडीशन आर अप्लाइड। फर्स्ट, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, एंड नंबर सेकेंड, when प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। या तो प्रीमियम का पैसा मिला होगा या तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया, अगर प्रीमियम का पैसा क्या हो गया? मिल गया, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही एंट्री सेम होगी। यानी प्रीमियम इशू हुआ है किस पे? प्रीमियम का। प्रीमियम मिल भी गया तो नो, मतलब नो इफेक्ट, नो चेंज इन एंट्री, सेम यही एंट्री पास होगी। यानी मेरा कहने का मतलब यही है इन शॉर्ट, शेयर पार पे इशू हो, शेयर प्रीमियम पे इशू हो, और प्रीमियम का पैसा मिल गया हो, तो एंट्री में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। लेकिन अगर शेयर इशू हुआ है प्रीमियम का और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, when premium amount is not received, so the journal entry is, please note down, the journal entry will be share capital account debit, security premium account debit to share forfeiture to calls in area। ये journal entry पास की जाती है। The journal entry is share capital debit, share security premium debit to share forfeiture to calls in area। ठीक है? This will be known as the forfeiture of share। यानी in short we can say that जब भी हम शेयर को फॉरफीट करेंगे, तो फॉरफीट करते समय हमें दो कंडीशन देखनी है कि शेयर पार पे इशू है कि प्रीमियम पे इशू। पार पे है और प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे पैसा मिल गया है तो दिस एंट्री, और प्रीमियम पे पैसा नहीं मिला है तो ये एंट्री। ठीक? Now we are moving to the next part, that is a reissue of the share। Okay, so the next part is reissue of the share। What is the reissue of the share? After the forfeiture of the share, company have an option to reissue its share to the public। यानी फॉरफीट करने के बाद कंपनी क्या कर सकती है? उसी फॉरफीटेड शेयर को किसी अदर पर्सन को फिर से रीइश्यू कर सकती है। एंड रीइश्यू एंड इशू में सबसे मेन डिफरेंस देखो यही होता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है?
इशू शेयर आर रिलेटेड टू द फ्रेश शेयर। इशू जब भी किसी शेयर का होता है तो वो नया नया शेयर होता है। रीइशू किसका होता है? जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज होती हैं उनको रीइशू किया जाता है। पहला डिफरेंस। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इशू एंड रीइशू ऑफ द शेयर? इशू दो कंडीशन पे होता है, पार एंड प्रीमियम, whereas the reissued are concerned with the par, premium and discount also। यानी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू सिर्फ दो ही कंडीशन पे कर सकती है, पार और प्रीमियम, लेकिन रीइशू तीन तरीके से कर सकती है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके। एंड अगर हम इसमें बात करें कि जब कंपनी शेयर को इशू करती है किस पे? पार पे, सो एंट्री क्या होती है? सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पार का मतलब क्या होता है? 100 का शेयर 100 पे इशू। प्रीमियम में होगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी पार मतलब 100 का शेयर कितने पे इशू हुआ? 100 पे। प्रीमियम का मतलब 100 का शेयर कितने पे इशू हुआ? 110 पे। एंड डिस्काउंट का मतलब 100 का शेयर 90 पे। सो द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा, यहां क्या डेबिट होगा? शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा। इस पे एक रूल है डिस्काउंट पे, वो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लें। कोई भी शेयर रीइश्यू जो होता है वो मैक्सिमम डिस्काउंट केवल कितने तक का होता है? जितना शेयर फॉरफीट होने पे फायदा हुआ। सपोज कंपनी ने फॉरफीट किया 100 शेयर और उस 100 शेयर को फॉरफीट करने पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना आया? 1000 रुपए। तो जब कंपनी रीइश्यू करेगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं होगा। दैट क्लियर? सपोज कंपनी ने 100 शेयर फॉरफीट किया, एक बार फिर से समझना, कंपनी ने कितना शेयर फॉरफीट किया? 100। 100 शेयर को फॉरफीट करने पे कंपनी को कितना फायदा हुआ? 1000। फायदा मींस व्हाट? शेयर फॉरफीचर को जब आप फॉरफीट कर रहे थे तो यू कैन सी दैट द जनरल एंट्री शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो। जो उसमें शेयर फॉरफीचर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो जब हम उस शेयर को रीइश्यू करते हैं तो पार और प्रीमियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्काउंट में एक प्रोविजन है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी जब भी किसी शेयर को रीइश्यू करती है तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है? अप टू द प्रॉफिट ऑन द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। जैसे यहां देखो, फॉरफीट कितना किए? 100 शेयर। कितना फॉरफीचर के अमाउंट है? 1000। तो जब कंपनी शेयर को रीइश्यू करेगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो दे सकती है? वो 1000 रुपए। 1000 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती एट द टाइम ऑफ द रीइश्यू ऑफ द शेयर। ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रोविजन रिलेटेड टू द रीइश्यू ऑफ द शेयर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लिख लो अपने कॉपी में। द थर्ड पार्ट, आपने पहला पार्ट क्या देखा? फॉरफीचर ऑफ द शेयर। Second part is reissue of the shares, and the third part is the very important part. So please note down. After reissue of forfeited share, after reissue of forfeited share, balance of share forfeiture account must transfer to which account? Transfer to capital reserve account. That clear? Please note down. After reissue of forfeited share, यानी फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करने के बाद जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस होता है उसे कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लिसन वंस अगेन, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट मस्ट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? द जनरल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज शेयर
forfeiture account debit to capital reserve. Okay, so please note down. Question number 43 says that Blackstone Limited issued 10,000 equity share of rupees 10 each at a premium of 3 per share. So how many share are there? 10,000 share at the rate of 10 each at 3 rupees premium. कितने प्रीमियम था? 3, जिसमें से कह रहा है 5 ऑन एप्लीकेशन on allotment is 5 and on calls balance value. Okay, so the balance is 3. How? Because of 10 का शेयर 3 रुपीज प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो कितना उसका इशू प्राइस होगा? 13. दिस इज ऑन फेस वैल्यू, दिस विल बी द प्रीमियम एंड दिस विल बी द इशू प्राइस. इशू प्राइस विल बी 13. एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 5, तो टोटल वैल्यू इज 13, सो दैट्स व्हाई कॉल्स वैल्यू इज 3. एंड जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड है, सो 3 रुपए प्रीमियम का हो गया होगा, 2 रुपए किस चीज का होगा? शेयर का होगा, बिकॉज 3 रुपीज क्या है? प्रीमियम का. द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज all the share are offered where applied for an allotment. सारा शेयर इशू हुआ. all the money due on allotment was except on 200 share. कह रहा है सारा पैसा मिल गया बट 200 शेयर नहीं मिला, 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला. call was made, all the amount was due on was received except 300 शेयर. यानी एरियर भी हुआ इस क्वेश्चन में. कहां कॉल से एरियर हुआ है? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉल्स इन एरिया 2 जगह हुआ है, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पे. अलॉटमेंट पे कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है? ऑन अलॉटमेंट 200 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी कॉल्स, तो 300 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है. नेक्स्ट, अलॉटमेंट पे कितना रुपया नहीं मिला होगा? 5, और कॉल्स पे कितना नहीं मिला होगा? 3. सो टोटल इज 1000 एरियर ऑन अलॉटमेंट and 900 on calls is area. Okay, directors forfeited 200 shares on which both allotment and call money were not received. डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया? डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो फॉरफीट करेंगे. हाउ मेनी फॉरफिटेड शेयर? इज 200 शेयर. यानी 200 शेयर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम अलॉटमेंट एंड फ्रॉम कॉल्स. यानी जिसपे कितना रुपया नहीं मिला होगा? 5 रुपए अलॉटमेंट का और 3 रुपए कॉल्स पे. यानी जिसपे अलॉटमेंट नहीं मिला होगा और कॉल्स नहीं मिला होगा. सबसे पहले एंट्री किस चीज से होती है? सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन से. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. हाउ मेनी शेयर इज? 10,000 एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी? इज 5, सो द वैल्यू इज 50,000. सेकेंड एंट्री, यू नो वेरी वेल, एप्लीकेशन मनी को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल में. सो द सेकेंड एंट्री विल बी योर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल इज 50,000. एंट्री नंबर 3, विच आर रिलेटेड टू द अलॉटमेंट. एंड यू नो वेरी वेल, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है. अलॉटमेंट के साथ क्या है? प्रीमियम. सो द एंट्री विल बी योर अलॉटमेंट इज शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. अब इसमें क्लियर करना है, 3 रुपए प्रीमियम का है, 2 रुपए शेयर का है. तो 10,000 इंटू 2 फॉर शेयर एंड 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑफ प्रीमियम. सो 20,000 फॉर द शेयर कैपिटल एंड 30,000 फॉर द प्रीमियम एंड टोटल वैल्यू इज 50,000. एप्लीकेशन में ऐसा नहीं था क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं था, बट अलॉटमेंट में प्रीमियम था. नंबर 4, एंट्री नंबर 4 इज बैंक अकाउंट डेबिट. और यू कैन सी दैट एरियर कहां हुआ है? अलॉटमेंट पे हुआ है और कॉल्स पे हुआ है. सो अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ है? 1000 रुपीज एंड कॉल्स पे कितना एरियर हुआ है? 900 रुपीज. सो कॉल्स इन एरियर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट. कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? जो पैसा नहीं मिलता. टू शेयर अलॉटमेंट.
अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था 50,000, बट एरियर कितना हो गया? एरियर विल बी 1000 एंड बैंक की वैल्यू कितनी होगी? 49,000। हाउ? 50,000 अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था, 1000 नहीं मिला, तो कितना मिला होगा? 49,000 हमें रिसीव हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। सो द एंट्री विल बी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाउ मेनी शेयर आर देयर? 10,000 इनटू कॉल्स की वैल्यू कितने से है? 3, सो हमने कितना मांगा? 30,000। और जब रिसीव करने गए, सो द एंट्री विल बी, रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एरियर हुआ है कॉल्स पे भी। कितना रुपए एरियर हुआ है? 900। सो द एंट्री विल बी अ कॉल्स इन एरियर। यहां तक तो आप जानते हो कि कैसे करना है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉल्स कितने से मांगा हमने? 30,000 से। एरियर कितना हुआ? 900, सो हमने रिसीव कितना किया होगा? 29,100। Okay, so please note down all the entries in your copy properly. So अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपको कॉल से नेट अकाउंट ओपन ना करना पड़े, तो सिचुएशन में आप सीधे सीधे एंट्रीज पास करते हो, दैट इज एन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और यहां पे आप सीधे एंट्रीज कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहां पर आप सीधे सीधे लिख सकते हो 49,000 और यहां पे आप लिख सकते हो 29,100 एंड 29,100। सो दिस इज द सिचुएशन। अगर कॉल सेंटर अकाउंट ओपन करना चाहते हो, सो दिस एंट्री विल बी पास्ड, एंड जब कॉल सेंटर अकाउंट इज नॉट ओपन, तो ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो यही बेसिक डिफरेंस है व्हेन वी ओपन द कॉल सेंटर अकाउंट और नॉट ओपन द कॉल सेंटर अकाउंट। बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर, पहले आपने देखा एप्लीकेशन रिसीव किया, फिर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट कॉल्ड अप किया, अलॉटमेंट रिसीव किया विथ एरियर, एंड फाइनल कॉल डिमांड किया, फाइनल कॉल रिसीव किया, उसमें कुछ ना कुछ एरियर। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? फॉरफीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफीट द 200 शेयर। डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया? हम 200 शेयर फॉरफीट करेंगे, जिसपे क्या ना मिला हो? अलॉटमेंट और कॉल्स हमें रिसीव ना हुआ हो। सो यू नो वेरी वेल, जब भी हम शेयर को फॉरफीट करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि शेयर इशूड किस पे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। और जब कोई शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो फिर हम सोचते हैं कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिला है, so the entry is share capital account debit to share forfeiture to calls in arrear, और अगर नहीं मिला है, so the entry will be share capital account security premium debit to share capital. Okay, so simple सी एंट्री क्या होगी? ये सिचुएशन क्या है एंट्री नंबर 7 की? एंट्री नंबर 7 इज शेयर issued at premium and premium money इज नॉट रिसीव्ड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दे रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से रिलेटेड है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? जब शेयर किस पे इशू है? प्रीमियम पे, और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो सिचुएशन में हम एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट to share forfeiture and to calls in arrear. Simple सा। And the next point is what is the amount? पहले तो आप देखो कितना शेयर फॉरफीट करना है? 200। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई कितना कॉल्ड अप किया उस पे? 10। शेयर का कितना वैल्यू कॉल्ड अप किया? 10। सो 200 मल्टीप्लाइड बाई 10। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या लिखते हैं? द वैल्यू ऑफ द मनी विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन द शेयर। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी मनी विच नॉट रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर शेयर। तो कितना शेयर फॉरफीट कर रहे हो? 200, और उस पे प्रीमियम का पैसा कितना है? 3। यानी अगर आप ऐसे एनालाइज करो तो आप ये कह सकते हो कि टोटल शेयर पे हमने कितना डिमांड किया था? 1300, जिसमें से 10 रुपए किस चीज का था? शेयर का।
और 3 रुपए किस चीज का था? प्रीमियम का। तो डेबिट हम कितने से करते हैं? कितना मांगा। मांगे में क्या क्या? कितना शेयर का पैसा मांगा और कितना प्रीमियम का पैसा मांगा। दैट क्लियर? अब फॉर फ्यूचर में क्या लिखते हैं? जितना मिल गया। और एरिया में क्या लिखते हैं? जितना नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन में देखो बंदे ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल्स। अलॉटमेंट और कॉल्स मिलाकर कितने का था? 5 + 3 यानी 8। और कितना दिया उसने? 5। कितने शेयर थे? 200। एंट्री हो गई आपकी फॉर फ्यूचर की। शेयर कैपिटल डेबिट 2000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 600, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 1000, शेयर एरियर अकाउंट कॉल्स इन अकाउंट डेबिट 1600। ये बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, इसको नोट डाउन कर लो। लेट्स वी डिस्कस द अनदर केस, द सेम एंट्री। What entries will be passed at the time of the forfeiture when arrear account is not open? This is a situation. ये एंट्री कब हुई है? When arrear account is open. अगर यही क्वेश्चन में आ जाता कि pass the entries of forfeiture when calls in arrear account are not open, यानी अगर क्वेश्चन में लिखता कि आप फॉरफीचर की एंट्री पास करो और उसमें क्या होना चाहिए? कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, तो सिचुएशन में जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स। अब ये मन में आ रहा होगा सर कि ये क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अपर पार्ट विल बी सेम, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम सेम रहेगा 2000 एंड 600, फॉरफीचर भी सेम रहेगा। चेंजेस कहां होता है? एरियर में। एरियर की जगह हम वो अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, लिसन केयरफुली। एरियर के बाद जगह पर हम वो अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं जिस पर पैसा नहीं मिला है। जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बंदे ने कहां कहां पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो हम एरियर की जगह क्या लिख देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स। एंड अलॉटमेंट का कितना मनी होगा? अलॉटमेंट का मनी होगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1000। एंड कॉल्स के सामने क्या लिख देंगे? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 3, 600। अगर आप दोनों को कंबाइन करो तो कितना आएगा? 1600। और कॉल्स इन भी कितना आ रहा है? 1600। इट मींस जब भी कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं होता है तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सीधे सीधे उन सारे अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जिस अकाउंट पर हमें पैसा नहीं मिला है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। Next question is related to the forfeiture of the share, and thereafter we are talking about in this question that is a reissue of the share. So let's we discuss about it. You can see that the question is 3000 share of rupees 10 each were forfeited by crediting 5000 to share forfeiture account. क्वेश्चन में क्या किया गया कि कंपनी ने 3000 शेयर फॉरफीट किया और एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का फॉरफीट किया गया और उसमें 5000 रुपीज किसमें क्रेडिट किया गया है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आफ्टरवर्ड्स रीइश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, और उसके बाद उसमें से कितना शेयर इश्यू किया गया? पूरा शेयर इश्यू किया गया, वो भी कितने पे? 9 रुपए पे। तो शेयर था कितने का? 10 का। रीइश्यू कितने पे किया गया? 9 पे। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? रीइश्यूड ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी पास करनी है? पास एंट्रीज रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग पूरी एंट्री पास नहीं करते, सिर्फ दो तरह की एंट्री पास होगी इसमें, एक फॉरफीचर की और एक रीइश्यू की। लेकिन उसके साथ साथ एक ऑब्लिगेशन बन जाता है हमारा कि जब भी किसी क्वेश्चन में फॉरफीचर एंड रीइश्यू की एंट्री पूछेगा तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास द जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द कैपिटल रिजर्व। सो पहली एंट्री क्या होगी? अब आप देख रहे हो शेयर किस पे इशू है? 10 पे। कोई पार प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, और जब पार प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो एंट्री क्या होगी? सिंपल सी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल में कितना लिखते हैं? कितना मांगा? कितना मांगा? 3000 शेयर पे 10 रुपए।
सो द वैल्यू इज 30,000। शेयर फॉरफीचर में कितना लिखते हैं, जितना मिला, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लियरली लिखा है हमने क्रेडिट कितना किया है फॉरफीचर अकाउंट में, 5,000, यानी 30,000 में 5,000 हमें मिल गया है, कितना नहीं मिला है, 25,000। This is the first entry, and after that you can see that afterward reissued for ₹9 per share। उसी शेयर को हमने कितने पे इशू किया, 9 रुपए पे। शेयर था कितने का, 10 का, कितने पे इशू हुआ, 9 पे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर इशू हुआ, 3,000 इंटू 10, यानी 30,000 का शेयर हमने इशू किया, जिसमें कितने पे इशू किया, 9 पे। So 3,000 into 9, 27,000, and balance amount will be adjusted through the share for future account। सिंपल सा, फॉरफीट किया तो कितना अमाउंट लिखा, 5,000, रीइश्यू के टर्म है, उसमें से कितना एडजस्ट हो गया, 3,000, बैलेंस कितना बचा, 2,000, और उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि यू नो वेरी वेल द केस इज आफ्टर forfeiture of the share the balance in the forfeiture account will be transferred to the capital reserve and the amount will be a forfeiture कितना, प्रॉफिट कितना हुआ था, 5,000, उसमें से एडजस्ट कितना हो गया, 3,000, तो बचा कितना, 2,000, and the 2,000 value will be transferred to the capital account। okay, so I hope today we cleared all the topics very easily। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।